Hi guys, what's up? This is Radhika and welcome to BLED.in. So this is our lecture 3. इसके पहले हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिनमें हमने डिटेल डिस्कशन किया था अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आई होप वो आपके लिए यूज़फुल रहा हो और आप अपने नोट्स उससे बना रहे होंगे. तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है, उसमें हम कंप्लीट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो इसमें जो भी टॉपिक है वो हम उसको देखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे. इसमें हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में. तो इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड विद प्रॉपर नोट्स करेंगे. तो आप प्लीज़ नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा. तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस हमने देखी थी. आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. ऐसे कौन से इंटरनल या एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर प्रभाव डालते हैं. तो हम उन पर एक नज़र डालेंगे और चलते हैं आगे. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच द चेंजेस अकर इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ. ये लाइन तो आपको रट गई होगी, फ्रॉम वोम टू टूम, जिसकी हमने पहले भी बात करी थी. यहाँ पे कंसेप्शन का मतलब है इट इज़ अ टाइम व्हेन द मेल स्पर्म फर्टिलाइजेज द ओवम ऑफ द फीमेल. और जब वो आपका सिंगल सेल बनता है तब से लेके आपकी डेथ तक एक डेवलपमेंट होता ही है. क्योंकि जब एक सिंगल सेल है तो जब वो धीमे धीमे ग्रो कर रहा है तो वो क्या है, वो डेवलपमेंट है. तो दिस इज़ व्हाट इज़ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ. इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस फॉर ईच एंड एवरी चिल्ड्रन टू ग्रो. ये सबके लिए एक नेचुरल प्रोसेस है जैसा कि आप सब जानते हैं. बट दिस इज़ नॉट इन अ सिमिलर फैशन. ये सबके लिए एक जैसी नहीं है. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इसके रेट अलग अलग होते हैं, रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग होते हैं. कैसे वो हम आगे और समझ लेंगे. Some children's physical growth occurs earlier than other. Some are physically stronger than other. Some are taller than other. जैसे कि आपने देखा, अगर हम 2 बच्चों को देखें और वो एक ही एज पर हैं तो ज़रूरी नहीं हो दोनों की हाइट एक जैसी हो, उनका फिजिकल ग्रोथ एक जैसा हो. किसी की हाइट जल्दी बढ़ जाती, किसी की धीमे बढ़ती. तो दिस इज़ व्हाट इज़ डेवलपमेंट एट डिफरेंट रेट्स, जिसको हम कहते हैं. सो फार एज मेंटल डेवलपमेंट, मेंटली भी अगर हम चेक करें तो कुछ बच्चे बेटर होते हैं अपने कॉग्निटिव एबिलिटी में, अपने रीजनिंग करने में उनकी थिंकिंग एबिलिटी बेटर होती है. किसी की मेमोरी मतलब बेटर होती है. 2 लोगों का अगर अपन कंपैरिजन करें तो कोई ज़्यादा होशियार होता है, किसी को चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं बट किसी को नहीं आती जल्दी. सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज डिफरेंस इन रेट ऑफ डेवलपमेंट. सम हैव मोर म्यूजिकल टैलेंट्स. किसी को म्यूज़िक का शौक है, किसी को डांस का शौक है. तो ये अपने अपने जो टैलेंट्स हैं जो सब में अलग अलग हैं. किसी में लिंग्विस्टिक एबिलिटी बेटर हो सकती है, किसी में नहीं होती. सो चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स. और इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कहते हैं. यही चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे अंदर लाती हैं. डिफरेंट रेट से हम डेवलप करते हैं और सबका रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है, लेकिन सब में डेवलपमेंट होता है. तो यहाँ पर हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को. ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इनको प्रभाव डालती हैं, या ऐसी क्या क्या चीज़ें हों जिनकी वजह से ये अफेक्ट करें, ये कम हो या ज़्यादा हों. तो पहले हम जानेंगे अपने इंटरनल फैक्टर्स के बारे में. ऐसे फैक्टर्स जो हमारे अंदर होते हैं, अंदर इन द सेंस जिनका बाहर एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है. फॉर एग्जांपल जैसे जो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं, अनुवांशिकता है, जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, वो बायोलॉजिकली अफेक्टेड है, वो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस उस चीज़ का, उसका एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे अंदर लाई करते हैं. बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा सेक्स निर्धारण कि हम मेल हैं फीमेल है, इसका बाहर के एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है. हमारी इमोशनल मैच्योरिटी एक्सेट्रा, तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. तो पहला है हमारा हेरिडेटरी फैक्टर्स. सो हेरिडिटी एक्सर्ट्स एन इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट. तो आनुवंशिकता का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे डेवलपमेंट में. द चाइल्ड कैरीज जेनेटिक एंडोमेंट्स फ्रॉम हिज और पेरेंट्स. यहाँ पे एंडोमेंट्स का मतलब है कि जो फीचर्स या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट्स से एज अ गिफ्ट हमें मिले हैं, दैट इज़ जेनेटिक एंडोमेंट्स. इट इज़ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से मिले हैं वही हम आगे जाके अपने बच्चों को देंगे. तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे अंदर है वो हमारे बच्चों में आएंगे और उनके बच्चों, जो हमारे बच्चे हैं वो उनके बच्चों में. तो ये ऐसे फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ये ऐसे ही ट्रांसमिट होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हमारी बॉडी का जो स्किन है, हाइट है, वेट है, कलर ऑफ द आइज़, हेयर्स, तो ये सब हमको हमारे पेरेंट्स से ही मिलते हैं. ये जीन्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमारे अंदर क्या होंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि हमारी मतलब फैमिली, अगर कोई बहुत टॉलर फैमिली से बिलोंग करता है जिनमें हाइट बहुत बड़ी बड़ी, तो
उनके बच्चों की भी हाइट बहुत बड़ी होती है, तो उनके भी, तो यही जो फैक्टर्स हैं, यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत स्किनी पेरेंट्स हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे बहुत फैटी होंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ज़रूर एक्सटर्नल कुछ इन्वायरमेंट से अगर कुछ इन्फ्लुएंस हुआ तो बात अलग होगी, लेकिन आइज़ ऑफ द कलर, आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के पेरेंट्स के जो आई कलर होता है वही बच्चों में भी आता है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, ये जीन्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं ये सब। तो ये हेरिडिटी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए। एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हमारी इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी एंड सो ऑन आर इनेटली डिटरमाइंड एंड आर हेरिडेटरी। ये हमारे जीन्स होते हैं पेरेंट्स के, जो बताते हैं कि हमारी हाइट कैसी होगी, या फिर हमारे आइज़ का कलर कैसा होगा, या फिर हमारी स्किन कैसी होगी, या फिर हमारे बाल कैसे होंगे। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो इस तरह से हेरिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बताएगा कि हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा या हम कैसे होंगे। या फिर जब ये जीन्स की कोडिंग होती है तभी उसके बाद ही हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, कि जब ये सब चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं कि कैसा क्या होगा, कि आइज़ कैसी होंगी, हाइट का, या फिर हमारी स्किन, या फिर स्किन का कलर, हमारे हेयर्स। तो ये सब जब डिटरमाइन हो जाता है उसके बाद ही डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। नेक्स्ट इज़ अ बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब कि जो हमारी बॉडी, टोटल बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करे या जो एक बॉडी का मेकअप करे, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स लाइक सोमैटिक स्ट्रक्चर, फिजिक्स एंड बॉडी केमिस्ट्री। सोमैटिक स्ट्रक्चर कोई भी हमारी बॉडी से रिलेटेड, हमारी फिजिकल बाहर बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, हमारे फिजिक का मतलब है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी केमिस्ट्री, ये सब भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि इफ़ अ चाइल्ड इज़ फिजिकली वीक, और उसमें या फिर अगर इंटरनल डिफॉर्मिटीज़ हैं, इंटरनली उससे कोई प्रॉब्लम है, या फिर फिजिकली उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, देन उसको बहुत मुश्किल होगी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, या मेंटली, सोशली और इमोशनली भी वो नहीं कोप अप कर पाएगा। तो इसलिए हमें फिजिकली भी फिट होना बहुत ज़रूरी है फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी पूरी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो अगर वही सही नहीं होगा इंटरनली भी, अगर हमारा नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं अफेक्ट करे तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस लेवल पर नहीं होगी जो कि एक हेल्दी या फिट इंडिविजुअल की होती है। नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड्स आर पोटेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज बर्थ। ये पॉइंट बहुत अच्छा है गाइस, इसको समझेंगे। एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स या एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। अगर हमारी बॉडी में एबनॉर्मल हार्मोन सिक्रीशन होगा तो उसमें भी हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ेगा, या वो काफ़ी एबनॉर्मल कहलाएगा, क्योंकि एट द पॉइंट किस समय कितना हार्मोन रिलीज़ होना कितना नहीं होना, अगर कोई एबनॉर्मल सिक्रीशन हो रहा है आपकी बॉडी में तो फिर वो भी निर्धारित करेगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या दिक्कत आएगी। तो वहाँ पर भी एक नॉर्मल फंक्शनिंग होनी चाहिए ऑफ एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड्स की। डक्टलेस इसलिए क्योंकि वहाँ से सिक्रीशन होता है, सो जिनको एंडोक्राइन हम कहते हैं। तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है फॉर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द केमिस्ट्री ऑफ द बॉडी इज गवर्न बाय दीज ग्लैंड्स। जो हमारी बॉडी की इंटरनल केमिस्ट्री है तो वो इन ग्लैंड से ही अफेक्ट करती है। ईच ऑफ दिस ग्लैंड सिक्रीट्स इट्स ओन केमिकल्स। जैसा हमने पढ़ा हार्मोन्स, तो उनका नॉर्मल सिक्रीशन बहुत ज़रूरी है। दिस रीच द ब्लड स्ट्रीम एंड गेट सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। तो ये समय समय पर डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर ये सिक्रीट होते हैं अपने अकॉर्डिंग, और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो सिचुएशनल भी होते हैं। तो अगर उस समय जिस समय ज़रूरी है अगर वो हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहे तो फिर वो आपकी बॉडी में एक एबनॉर्मल ग्रोथ लेकर आएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट। So intelligence is the ability to learn, adjust and take a significant role at the right time in the overall growth and development of a child. It affects the social behavior, moral adjustment and emotional growth. तो intelligence आप सब जानते हैं कि it is the ability to learn, किसी भी चीज़ को सीखना is our intelligence, कि हम किस रेट पर सीख रहे हैं, कितनी जल्दी सीख रहे हैं, कितनी धीमे सीख रहे हैं, हम किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी ग्रैस्प कर ले रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज इंटेलिजेंस। ये हमारे सोशल बिहेवियर को या हमारे मॉरल एडजस्टमेंट को भी निर्धारित करता है। जैसे कि जिस इंसान का मेंटली या इंटेलेक्चुअल फंक्शन इज़ वेरी गुड तो वो सोशल एडजस्टमेंट में भी
अपने आप को लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा, उसमें सोशल इंटरेक्शन अच्छा होगा, उसका मॉरल एडजस्टमेंट अच्छा होगा एंड उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, जहाँ पर वो एट अ टाइम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है इन डिफरेंट सिचुएशंस ये बताएगा। जैसा कि लिखा है, इंटेलिजेंट पर्सन इज said to have reasonable control over his emotions and is found to carry on well his person and social adjustment. Thus, the physical, social, emotional, moral, and language development of a child is greatly influenced and controlled by the level of his intelligence. क्योंकि इंटेलिजेंस के थ्रू आप नई चीज़ों को लर्न करते हैं, तो उसमें आपको बेटर पता होता है कि आपको कैसे सोशली, मेंटली या फिर इमोशनली एडजस्टमेंट करना है। जिसका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा नहीं है या फिर अच्छा इन द सेंस कि वो चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पा रहा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी पुअर है, तो फिर वो कैसे सोशली एडजस्ट करेगा, इमोशंस उसके इमोशनली भी वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, चीज़ों पे ओवर रिएक्ट करेगा या फिर उस लेवल का रिएक्शन नहीं देगा जो कि ज़रूरी है, या फिर अपने इमोशंस को छोटी छोटी सिचुएशंस में कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो फिर कैसे उसका इमोशनल, सोशल या फिर मॉरल या फिर लैंग्वेज में भी अगर वो नई चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प नहीं कर पा रहा, तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उसका देर से होगा। तो इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि बताता है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड इन्वेंटिव एबिलिटी फ्रॉम अ चाइल्ड हैविंग सब नॉर्मल इंटेलिजेंस। अगर उसका इंटेलिजेंस बेटर नहीं है या फिर वो नई चीज़ों को नहीं सीख पा रहा, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर भी नहीं आ पाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबको आनी चाहिए। क्रिएटिविटी नहीं होगी उसमें, इमेजिनेटिव पावर नहीं होगी, चीज़ों को सोचने की क्षमता नहीं होगी, नई चीज़ों को ग्रैस्प करने की उसमें क्षमता नहीं होगी। दिस इज़ वाई इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सेक्स। सेक्स इज एनीथिंग विच टेल्स about your gender. So sex is very important factor which influences human growth and development. There is a lot of difference in growth and development between girls and boys at the puberty age, guys. You can see कि boys and girls दोनों में different अपने बॉडीली स्ट्रक्चर के हिसाब से फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तो दोनों में ही अपना अलग ही डेवलपमेंट है जो चलता है एट अ टाइम। बॉयज़ में आपको अलग बॉडीली स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, गर्ल्स में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आपको अलग हार्मोन्स, अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर सेक्स से भी कि डिफरेंट ग्रोथ के पैटर्न्स होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं दोनों में। फिजिकल ग्रोथ ऑफ गर्ल्स इज टीन्स इज फास्टर देन बॉयज़। ओवरऑल द बॉडी स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ गर्ल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉयज़। तो फिजिकली ग्रोथ में भी कि अपन कहते हैं कि बॉयज़ आर मोर स्ट्रॉन्गर देन गर्ल्स, तो ऐसे ही काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट। Emotional factors such as emotional adjustability and maturity play a big role in influencing a person's overall growth and development. A person or child who is found to be with negative emotions like fear, anger, jealousy is adversely affected in his physical, mental, social, moral and language development. If a person cannot exercise a reasonable control over his emotions, he is sure to suffer in terms of his growth and development. तो यहाँ पे वही है कि इमोशनल मैच्योरिटी और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप उसमें आपके उस समय क्या इमोशंस हैं। अगर आप में नेगेटिव इमोशंस है, हर चीज़ को लेकर आपका नज़रिया अलग है, तो भी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप में अलग तरह से होगा। अगर आप हर चीज़ को लेकर नेगेटिव है, तो फिर उसी तरह के चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी एंड वो फिर आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेंगे, आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को। आप सोशल एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों के साथ, तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट डालेगा जिसमें कि आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर हैवी इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है सोशल मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट। जब आप सोशली अगर लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, अपने सराउंडिंग्स के साथ, अपने पीयर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स के साथ, तो भी आप पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपने सुना होगा मैन इज अ सोशल एनिमल। वो बिना सोसाइटी के नहीं डेवलप कर सकता, बिना किसी कल्चर के, बिना सोसाइटी के, बिना किसी के इंटरेक्शन के उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उसको सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस वजह से आपको सोशली मैच्योर होना भी ज़रूरी है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये तो कुछ फैक्टर्स हो गए इंटरनली जो हमें इंटरनली अफेक्ट करते हैं, जो कि हमारे अंदर से होते हैं और
नेक्स्ट इज़ जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कि एक्सटर्नल से बाहर ये कौन से मतलब फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जिसमें हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, बाहर का एनवायरनमेंट, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, हमारा न्यूट्रिशन हमको प्रॉपर मिला कि नहीं, और रेस, पोल्यूशन लेवल एंड ऑल दिस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. So the factors lying outside the individual in his environment are said to be external factors, influences his growth and development. These factors begin their role of influencing the growth and development just immediately after the conception through fertilization. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब सेल बनना स्टार्ट होता है हमारी मदर के वूम में, तब से ही ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करने लगता है हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को है. वो कैसे? द फर्स्ट इज एनवायरमेंट इन द वूम ऑफ अ मदर. जैसे कि एट द टाइम जब बच्चा पेट में होता है, जब वहाँ पर उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो उस समय उसको क्या न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है या उसको कैसा अंदर एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि अगर कुछ ऐसे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उसकी ग्रोथ पर या डेवलपमेंट पर पहुँच रहे हैं इनसाइड द वूम ऑफ द मदर, तब भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हैम्पर होती है. अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, तो फिर उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है या फिर प्रॉपर नहीं होती. तो उसमें क्या क्या ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. तो मदर की हेल्थ कंडीशंस बहुत इफेक्ट करती हैं इस चीज़ को. उनको फिजिकली और मेंटली फिट होना ज़रूरी है. अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चे पर भी इफेक्ट डालता है. सिंगल फीटस और मल्टीपल फीटसेस, अगर एक बच्चा है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, और एक से ज़्यादा, दो हैं या ट्विंस हैं, या फिर दो से ज़्यादा, तीन बच्चे हैं, तो फिर वो न्यूट्रिशन उनमें डिवाइड होता है. तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है कि वही जो न्यूट्रिशन लेवल एक बच्चे को जहाँ मिल रहा था, वहीं वो दो में डिवाइड हो रहा है. तो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सिचुएशन रिसीव बाय द एम्ब्रियो विद इन द वूम. तो ऐसी कौन सी बाहर की एक्सटर्नल क्वालिटीज़ हैं या क्वांटिटी या न्यूट्रिशन का लेवल है जो 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 एक फीटस को मिल रहा है, जो कि उस पर इफेक्ट डालेगा नॉर्मल या एबनॉर्मल डिलीवरी होती है, या उस समय डिलीवरी के टाइम पर कोई डैमेजेस ना हो जाएं, तो इस पर भी ये भी इफेक्ट डालती है. एनी डैमेजेस और एक्सीडेंट टू द फीटस एट द टाइम जब मदर प्रेग्नेंट है, तब उस समय अगर उसको कोई भी एक्सीडेंटल या फिर कोई भी डैमेज होता है, तो वो चीज़ भी इफेक्ट डालेगी. इन्वायरमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उसको कैसा बाहरी का एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, या उसको ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं ग्रो होने के लिए. तो ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करते हैं. This is whatever a child gets from the different conditions and forms of his environment after his birth, which influences his growth and development in many ways. और भी जैसे हैं, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या इंसिडेंट हो जाए, टाइप ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर या नरिशमेंट, प्रॉपर मेडिकल केयर उनको मिल रही है या नहीं, उनको मतलब ऐसे समय पर मेंटली भी काफ़ी रिलैक्स होना पड़ता है. इस समय आप मेंटल टेंशन अगर लेंगे या फिर मतलब मेंटली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी पूरा इफेक्ट डालेगा आपके आने वाले बच्चे पर. तो नेक्स्ट इज़ द क्वालिटी ऑफ द फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड बाय द सोशल कल्चरल फॉर्म्स. तो एक लेडी है जो अगर उसके डिफरेंट अपन कल्चर से आते हैं, तो उस समय क्या कल्चर वो फॉलो कर रही है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर उसको ऐसे कौन से रिचुअल्स या वैल्यूज़ नॉर्म्स फॉलो करने पड़ रहे हैं एट दैट टाइम. अगर वो कुछ एबनॉर्मल हो रहा है तो उससे भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बहुत इफेक्ट पड़ता है. तो दिस वाज द एनवायरनमेंट ऑफ द वूम ऑफ द मदर, जहाँ पे ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि अगर इन सब चीज़ों में फिजिकली, मेंटली या उसकी मेडिकल कंडीशंस या न्यूट्रिशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है on the upcoming baby. So next is socio-economic conditions. Socio-economic factors definitely have some effect. It has been seen the child from the different socio-economic levels vary in average body sizes at all ages. The upper level families being always more advanced. The most important reason behind this are better nutrition, better facilities, regular meals, sleep and exercise. Family size also influences the growth rate, as in the big families with limited income sometimes have children that do not get the proper nutrition. तो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की जहाँ हम बात करेंगे, तो कुछ लोग अपर फैमिली से आते हैं, कुछ लोग मिडिल, कुछ पुअर से. तो डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ इतना है कि वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो वेल इक्विप्ड हैं विद मनी, तो वो अपने बच्चों को बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, बेटर एजुकेशन, जिससे उनका कि प्रॉपर डेवलपमेंट होगा.
वहीं पर पुअर फैमिलीज़ में अगर पेरेंट्स बेटर नहीं कमा पा रहे या उनकी बेटर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो बेटर न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे, बेटर स्कूलिंग, जिस वजह से उनके बच्चों का डेवलपमेंट हैम्पर होगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। Growth is directly related with nutrition. The human body requires an adequate supply of calories for its normal growth, and this need of requirement vary with the phases of development. As per studies, malnutrition is referred as a large scale problem in many developing countries. तो यहाँ पे न्यूट्रिशन की सीधी सीधी बात ये है कि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि प्रॉपर अगर आप फूड नहीं ले रहे या प्रॉपर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपका कैलोरी इनटेक अगर नहीं हो रहा तो वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो मेल न्यूट्रिशन, क्वाशियोरकर जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कभी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जहाँ पर खाने को नहीं मिलता बच्चों को, तो उनकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ऑब्वियसली इफेक्ट आता है। तो मेल न्यूट्रिशन इज़ जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा मेल न्यूट्रिशन से बच्चे इफेक्ट होते हैं, जहाँ पर उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता और उनकी बॉडी बहुत स्किनी हो जाती है। दे आर मोर लाइकली टू बी अंडरवेट मतलब उनका बॉडी वेट ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाता है, शॉर्टर उनकी हाइट हो जाती है, लो हाइट फॉर एज, एंड दिस विच मतलब इसको स्टंटिंग भी कहते हैं, छोटी हाइट को। If the child are malnourished, this slows their growth processes. There are 9 different amino acids which are necessary for growth. मतलब different minerals होते हैं हमारी बॉडी में जो कि अलग अलग उनका काम होता है बॉडी के अंदर जाके उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो एनहांस करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं मिले, जैसे कि जिंक, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, अगर प्रॉपर विटामिन नहीं मिले, ABC एंड एक्सेट्रा, तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी हमारी बॉडी में और डेफिशिएंसी होगी किसी चीज़ को लेके। तो नॉर्मल फंक्शनिंग या नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन लेवल। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, एयर पॉल्यूशन नॉट ओनली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बट ऑल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन ग्रोथ। सो ड्यू टू पॉल्यूशन अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं तो भी वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इंडोर पोल्यूशन और पोल्यूशन फ्रॉम द हाउसिंग कंडीशंस कैन रिजल्ट इन इल हेल्थ विच कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेड एक्सपोजर फ्रॉम डेटीरोटेड lead paint based in older houses can be very harmful. Lead is very harmful for children as it simply gets immersed in the growing bodies of children and obstruct with the normal development of the brain. अगर हमारी बॉडी में लेड का इंटेक हो जाता है, फॉर एग्जांपल जो घर होते हैं ना, तो उसमें जो पेंट होता है और लेड बेस्ड पेंट होता है, जब वो उसकी पपल टाइप की निकलनी पड़ती है ना, अगर वो बच्चे इंटेक कर ले या फिर किसी भी तरह से अंदर स्वेलो कर ले तो फिर उसकी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग या फिर ब्रेन फंक्शनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली प्रॉपर फिर डेवलपमेंट उसमें नहीं होगा। या फिर पोल्यूशन की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हम रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे या हमारी तबीयत ख़राब है, या तो फिर दिस इज़ ऑल्सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनेगा जो कि बहुत ज़रूरी होगा हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो बेटर है कि प्लीज़ पोल्यूशन कम करें। जो भी नॉर्म्स वाले और मेजरेटिव प्रिवेंटिव्स हम ले सकते हैं पॉल्यूशन को लेके, तो प्लीज़ वो हमको लेना चाहिए ड्यू टू बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे कि हमारी बॉडी का बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज रेस। Racial factors also influence height, weight and color features and body constitution. The body growth and development differs, shows a relationship with varied culture groups. For example, तो हमारी रेस पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि हम इंडियन हैं, सम आर अफ्रीकन्स, दे आर अमेरिकन्स, तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे कुछ लोग हेल्दी होते हैं काफ़ी, कुछ लोग स्किनी होते हैं, कुछ रीजन के लोग, एंड कुछ लोग बहुत वाइट होते हैं, कुछ फेयर होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ मीडियम वीटिश कलर होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि हम किस पार्ट ऑफ द कंट्री में रह रहे हैं या पूरी दुनिया में हमारी लोकेशन, हमारी जोग्राफिक लोकेशन क्या है, वो भी बहुत इफेक्ट करेगी। अ चाइल्ड ऑफ ब्लैक रेस विल बी ब्लैक, देयर हाइट, देयर आइज एंड आई कलर, तो ये सब भी इन्फ्लुएंस करेगा हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। सॉरी। सो दीज वर द फैक्टर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल में दोनों की बात करी, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो या हम आपको
अच्छे से समझा पाए हों। तो इनको प्लीज़ आप अपने जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लेके, तो आप इसको प्लीज़ उसमें पुट करिए, प्लीज़ अपने आंसर में सप्लीमेंट करिए। और कैसे लॉन्ग आंसर लिखते हैं अगर आपको जाना है विद प्रॉपर हेडिंग्स, या हमें क्या क्या उसमें ऐड करना चाहिए, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम उसके लिए एक अलग से सेशन लेकर आएंगे। तो इसमें हम यही डिस्कस करेंगे तो कि हाउ टू राइट इफेक्टिव आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक और बचता है, दैट इज़ मेथड्स ऑफ स्टडिंग डेवलपमेंट, जो कि हम अभी देखते हैं। इसके बाद हमारा पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक विल बी आर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऐसे ही करके हम सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, तो आप नोट्स बनाना ना भूलें। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ मेथड्स ऑफ स्टडिंग डेवलपमेंट। जहाँ हमने अभी तक बात करी थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कि ये क्या होता है, इसके क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वहीं हम अब ये जानेंगे कि हम ये कैसे बता पाते हैं कि इस एज पर इस बच्चे का कितना डेवलपमेंट हो गया या होना चाहिए, या फिर डिफरेंट बच्चों में क्या रेट है डेवलपमेंट का, किस हिसाब से उनमें डेवलपमेंट हो रहा है या हो भी रहा है या नहीं, या उस एज पर उस लेवल का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। तो ये हम बता पाते हैं इस पर कि जब डेवलपमेंट पर स्टडी होती है, या फिर हमारे जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं इस पर जब स्टडी करते हैं, तभी हम ये बता पाते हैं कि एट व्हाट टाइम व्हाट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड, या फिर वो हो रहा है या नहीं। या फिर हमको ये पता है कि एट दिस टाइम तक लैंग्वेज डेवलपमेंट अभी तक हो जाना चाहिए, लेकिन बच्चा अगर नहीं बोल पा रहा है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि ये एबनॉर्मेलिटी है, जब बच्चे ने अभी तक लैंग्वेज डेवलपमेंट अपना नहीं किया है, या वो लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर पा रहा है एट दिस स्टेज। तो इसी के लिए हम डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, जहाँ पर हम ग्रुप्स या इंडिविजुअल पर स्टडी करते हैं कि उस पर डेवलपमेंट हो रहा है या फिर किस रेट से हो रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल्स को साथ में रखा जाता है या फिर अलग अलग रखा जाता है, इन्फेंट्स को अलग, बड़ों को अलग। तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम उन पर स्टडी करते हैं, उनके डेवलपमेंट पर स्टडी करते हैं कि वो किस रेट से ग्रो हो रहे हैं, या फिर उनमें कितनी सिमिलैरिटी है या कितने डिफरेंसेस हैं उनके उसी एज पर। तो रिसर्चर्स ने यहाँ पर काफ़ी क्रिएटिव वेज को कलेक्ट कर रखा है, मतलब काफ़ी सारे मेथड्स उन्होंने फाइंड आउट करे हैं, जिसके थ्रू वो जानते हैं कि कैसे दो लोगों में, या फिर दो लोगों में क्या, इन्फेंट में और चाइल्ड में कैसे डेवलपमेंट हुआ, या ग्रुप्स में रख के उन पर स्टडी करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी हम ये डिफरेंस पता करते हैं कि एक छोटा, एक न्यूबॉर्न बेबी और एक फुल फ्लेजेड ह्यूमन में क्या फ़र्क होता है, कि एक जो छोटा बेबी है वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है या क्या नहीं, या फिर एक जो फुल फ्लेजेड ह्यूमन बीइंग है वो कैसे एक यंग छोटे बेबी से अलग है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए ही हम स्टडी करते हैं। जैसे कि एक जो वेरी यंग इन्फेंट है, वो बहुत छोटा बच्चा है, तो वो अपने मोटर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, अपना हेड जो उसका सर होता है वो भी वो नहीं उठा पाता, चीज़ों को वो ग्रैस्प नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता, या फिर वो सिर्फ अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ों को जो उसकी आँखों को मतलब इंटरेस्टिंग लगते हैं, जैसे कि कोई खिलौना हुआ या फिर कुछ साउंड्स की तरफ वो अपने आप को आकर्षित करते हैं। तो ऐसा जो छोटे बच्चों में होता है वो वैसा बड़ों में नहीं होता, बड़े बुड्ढों में ऐसा नहीं होता जो एडल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 मेथड्स हैं जो कि डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं स्टडी के लिए, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल एंड केस स्टडी। तो पहले हम जानेंगे क्रॉस सेक्शनल्स और लॉन्गिट्यूडनल के बारे में। तो यहाँ पर हम पहले लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं। जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चलता है लॉन्ग, तो ये जो स्टडी है ना ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को ले लेते हैं या फिर एक सिंगल बच्चे को लेते हैं, उस पर हम स्टडी करते हैं जब तक वो 0 साल का होता है या 1 साल का होता है, 0 से ही मतलब आफ्टर बर्थ से ही टिल उसकी डेथ तक हम उसको एक एक चीज़ उसकी स्टडी करते हैं कि वो किस स्टेज पे कैसे कैसे डेवलप कर रहा है, या फिर मतलब
अगर वो 1 साल का है तो उसमें जब वो पहले 0 का था तब उसमें क्या डिफरेंस हुआ, जब वो 2 का हुआ तब वो 1 में क्या कर पा रहा है, 2 में, और उसमें क्या एनहेंसमेंट आया, टिल जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम उस पर रिसर्च ही करते रहते हैं और उसका एक एक स्टेज पर हम नोट डाउन करते हैं कि उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो डेवलपमेंट है वो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है, कुछ मंथ्स के लिए भी और कुछ डिकेड्स के लिए भी। यस, इसमें बहुत टाइम लग जाता है और इसका लिमिटेशन भी यही है, उसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता। इसका लिमिटेशन यही है कि जो इस पर रिसर्च कर रहा होता है तब वो बच्चा 1 साल का होता है, जो रिसर्चर होता है उसकी एज होती है 20, 25, 30। और जब वो बच्चा जिस पर हमारा रिसर्च चल रहा होता है जब वो 30 साल का होता है या 35 साल का होता है, तो जो रिसर्च कर रहा होता है 30 साल का आदमी, वो उस समय 60 साल या 70 साल का हो चुका है या उसकी डेथ हो चुकी है। तो फिर यहाँ पर दूसरी जनरेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट आते हैं, फिर उस पर रिसर्च करते हैं, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे जनरेशन्स लग गई एक पर रिसर्च करने में। तो दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। और क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम ग्रुप ले लेते हैं, जैसे 0 से 2 साल के बच्चे का ले लिया, फिर 2 से 5, 5 से 8, 8 से 10, तो ऐसे हम ग्रुप्स बना लेते हैं और इन पर स्टडी करते हैं। हम यहाँ पर एक टाइम पीरियड होता है जो कि हम रखते हैं, जो कि 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि हम अपनी रिसर्च कब तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल में ये फ़ायदा है कि हमें हर बच्चे के बारे में पता चलता है और ये स्टडी बहुत लंबी नहीं चलती। यहाँ पे हर तरह के ग्रुप के बारे में पता चलता है हमें। लेकिन यहाँ पर का लिमिटेशन ये है कि जब हम लोगों को ग्रुप में रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो 18 से हमने 25 साल का ग्रुप रखा तो 18 साल वाला वैसा ही डेवलप कर रहा है जैसे कि अभी जो 1 साल से 3 साल के बच्चों का ग्रुप है वो कर रहा हो, या फिर अभी जो 1 साल का बच्चा है वो उस समय जब 18 साल का होगा तो वो उसी तरह का डेवलपमेंट दिखाएगा जो अभी जो हमने ग्रुप रखा 18 साल का उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसका लिमिटेशन यही है, हम प्रॉपरली नहीं जान पाते इसके बारे में, लेकिन काफ़ी शॉर्ट होता है, फिर भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है। नेक्स्ट इज़ केस स्टडीज़। केस स्टडी में क्या होता है, यहाँ पर हम या फिर एक इंडिविजुअल को लेते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को लेते हैं जो कि 6 महीने या फिर कुछ इस तरह का होता है। ये इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, तो यहाँ पर हम कुछ टाइम के लिए उतना स्टडी कर पाते हैं, तो इसमें हमें बहुत सारा मैटर मिल जाता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी पीरियड्स के लिए रिसर्च होती है, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा जानने को मिलता है, एक डिटेल्ड पिक्चर मिलती है ओवरऑल डेवलपमेंट की इन केस स्टडी, क्योंकि इसमें हम बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट पर उनके रिसर्च कर पाते हैं। तो यही थे मेथड्स, ये आप प्लीज़ अपने एग्ज़ाम में एनहेंस करिए। अगर पर्टिकुलर इसी पर क्वेश्चन आता है तो यही लिखिए, अगर नहीं आता है तो आप डेवलपमेंट के क्वेश्चन में इसको एज हेडिंग एनहेंस करेंगे या सप्लीमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, सो दैट आप इन एग्ज़ाम अच्छे से इसके पॉइंट्स लिख पाएँ। ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में, तो आई थिंक आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको लिखने में। और अगर आपने समझा है तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इसलिए समझने का यही एक फ़ायदा है। सो डू सप्लीमेंट दीज नोट्स इन योर कॉपी, ठीक है, और इसको आप बार बार पढ़िएगा। नाउ नेक्स्ट इज़, ये हम अपनी बुक के बारे में आपको बताना चाहते हैं। दिस बुक इज़ फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर BLED फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आप इसको प्लीज़ बाय करें, क्योंकि इसमें पूरा एक कंपाइल्ड वर्जन है फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको इधर उधर बिल्कुल भी कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि BLED में बिल्कुल भी नोट्स का मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और स्टूडेंट्स को ईजिली और स्पेशली इन इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसको देखते हुए ही ये बुक्स बनाई गई हैं फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड फॉर ईच ईयर। तो ये बुक्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है, इस वजह से प्लीज़ आप इसको लीजिए। एंड बस इतना ही कहेंगे कि आप अपना प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करिए इन कंपाइलिंग योर नोट्स फ्रॉम पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ बुक, जहाँ पर आपको 20-20 बुक में से 1-1, 2-2 पन्ने मिलते हैं। तो आप अपना ये इम्पॉर्टेंट टाइम प्लीज़ वेस्ट ना करें,
बुक लें एंड आप उससे पढ़ डालें पूरा, क्योंकि इसमें पूरा कंपाइल्ड है, आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो आप अपना टाइम बचाएं एंड वो टाइम प्लीज़, अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा में करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर उस टाइम को लगाइए, ना कि अपने सिर्फ पूरा 4 साल BLED के नोट्स को ही कंपाइल करने में मत लगा दिए। तो इस वजह से प्लीज़ आप ये बुक्स लीजिए और ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप ई बुक से भी फ्रॉम किंडल आप जाके उसको बाय कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट दिस बुक एट योर होम, तो वो अभी तो अवेलेबल नहीं होगा बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है। तो आफ्टर लॉकडाउन ही आपको ये बुक एट योर होम अवेलेबल हो पाएगी। नीचे लिंक है मैसेंजर की, जिसको भी चाहिए या कोई भी डाउट्स है बुक के रिलेटेड या उसको चाहिए ये बुक, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करें, मैं आपको आगे का प्रोसीजर बता दूँगी। बहुत मेहनत करके आपके लिए बुक्स अवेल करी हैं या फिर कहिए लॉन्च करी हैं, तो प्लीज़ आप इसका फ़ायदा उठाएं। एंड और भी सब्जेक्ट्स के लिए हम लेक्चर्स लाएंगे एंड बुक्स भी लाएंगे एंड अभी ई बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप जाकर उनसे पढ़ सकते हैं। सो आई थिंक आपको आज का लेक्चर भी समझ में आ गया होगा और बुक से रिलेटेड भी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। सो गाइज़, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको सारे लेक्चर्स मिलते रहें ऑन टाइम। एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। टिल देन बी सेफ, बी एट योर होम, गुड बाय।